ऐसा क्यों लगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस आ गया? विदेश देश नहीं हो सकता और ना वहाँ पर हमारा परिवार है, ना ही हमारे वहाँ पर लोग हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी या करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन की आपने बात कर ली है कि प्रीलिम्स आपने मैथ्स क्लियर किया, सब्जेक्ट चेंज कर लिया। मैथ्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं एज एन ऑप्शन। मैंने प्रिलिम्स जो दिया था वो भी मैथमेटिक्स ही। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका मकसद टीआरपी बटोरना नहीं है, बल्कि देश के युवाओं को एक ऐसा रास्ता दिखाना है जिस पर चलकर वो भी बन सकें देश के लाल। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में देश के लाल हैं अभिषेक सिंह, आईपीएस 2011 बैच। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। अभिषेक जी, आपकी जर्नी की शुरुआत करूं। अभी आपके कंधे पर लगे सितारे, अशोक स्तंभ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो खुद ब खुद बयां कर रहा है आपकी आइडेंटिटी को। लेकिन अगर मैं 2011 से पहले की बात करूं, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि एक अभिषेक सिंह जो कि लखनऊ में रहते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में नौकरी करने के लिए चले गए। लाखों में सैलरी पैकेज था। ऐसा क्यों लगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस आ गए आप? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि विदेश में नौकरी करने गए और विदेश देश नहीं हो सकता और ना वहाँ पर हमारा परिवार है, ना ही हमारे वहाँ पर लोग हैं। तो यहाँ से तो दूर के ढोल सुहावने लगते, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको लगता है कि काश ऐसा कोई काम किया जाए जिससे ना ही केवल आपके माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा हो, अपितु पूरे समाज में ऐसा कोई काम हो जिससे सब लाभान्वित हो। तो ऐसी सेवा का मौका जो सबसे ज़्यादा मिल सकता है एक ग्रेजुएट को, वो यूपीएससी क्लियर करके या अन्य किसी कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करके पब्लिक सर्विस में मिल सकता है। और इसीलिए फिर ये जब ख्याल मुझे आया तो मैंने वहाँ से नौकरी रिज़ाइन की और फिर मैं सीधे वापस यहाँ आया और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मैंने एक कमरा लिया। मुझे अभी भी ध्यान है कि मैं अपना होल्डाल अपने सर पे ही लाद के वापस ट्रेन से उतर के गया था वहाँ पर। और वहाँ पर फिर मैंने तैयारी शुरू की यूपीएससी की। और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। 13 ईयर्स ऑफ सर्विस मेरी हो चुकी है एज एन आईपीएस ऑफिसर। और अभी मुझे पीछे देख के लगता है कि इट वॉज अ करेक्ट डिसीजन कि मैं वापस आया और यहाँ पर मैंने यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस की नौकरी। आप लखनऊ से निकले थे, आपके फादर साहब एडवोकेट हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक बार विदेश चला जाता है, हालांकि आपने कह दिया है कि देश नहीं हो सकता विदेश, वो विदेशी रहेगा। अपनी मातृभूमि से जिसका जो लगाव है, जो प्रेम है, वो उसको हमेशा खींच कर ले आता है। लेकिन वहाँ चले गए आप। अमूमन मैं देखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाता है, वो अपनी प्रमोशन के बारे में सोचता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप थे, वहाँ पर कोई हिंदुस्तान के इतने सारे लोग नहीं रहे होंगे जो आपको ये कहता हो, जिसमें ये डिस्कस करते हो लोग कि नहीं यार, मुझे तो अपने देश जाना है, हमको यहाँ जाना है, हमको ये काम करना है। वहाँ पर कोई आपका ऐसा सलाहकार रहा जिसने आपको कहा यार अभिषेक, तू अपने देश जा, तेरे अंदर ये पोटेंशियल है, तू जाके अपने देश के लिए कुछ कर? इस प्रकार तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि हम लोग, मैं जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम था रियो टिंटो। और हर साल वहाँ पर एक ग्रेजुएट पूल ऑफ इंजीनियर्स पूरे विश्व से लिए जाते थे, जिसमें से 12 इंजीनियर्स इंडिया से लिए गए थे। उसमें कुछ आईआईटी कानपुर से थे, जहाँ से मैं पढ़ा था, कुछ आईआईटी खड़गपुर से थे। और जहाँ पे हम लोग की पोस्टिंग थी, तो मैं रिलायबिलिटी इंजीनियर का काम करता था। एक प्लांट था वहाँ पर, एल्यूमिनियम स्मेल्टर था। और मेरे साथ वहाँ पर 3 और इंजीनियर्स, हम लोग बैचमेट्स काम करते थे। अमूमन उन सब ने नौकरी छोड़ दी और वो सब वापस ही आ गए, क्योंकि हम लोग जब आपस में खाना बनाते थे, खाना खाते थे, ड्राइव करते थे, तो ये कहते थे कि हाँ बाकी सब तो है, लेकिन अकेलापन बहुत है और किसी और के कल्चर में एडजस्ट होना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये आपको तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक कि आप उस कल्चर में चले नहीं जाते। तो ऑल्दो वी वर वेरी रिस्पेक्टेड एज इंजीनियर्स बिकॉज हमारी मैथमेटिकल स्किल्स
काफ़ी मानी जाती थी, काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती थी हमको रेफ़र की जाती थी, लेकिन तब भी एक जॉब सेटिस्फैक्शन उसमें नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा, हम लोग सभी वापस आ गए एंड बाय चांस उसमें से एक दूसरा है हमारा बैचमेट है, वो इंडियन ट्रेड सर्विस में आया, मैं IPS बना, और 2 लोगों ने फिर अपनी अपनी कंपनीज डाल ली, स्टार्टअप्स किए। तो इसीलिए वहाँ पर हमारा ग्रुप ही ऐसा था कि शायद सबको वापस ही आना था। वाकई बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि सारे लोग वहाँ गए और उनमें से सब लोगों ने सोचा यार वापस चलते हैं, अपने देश के लिए कुछ करते हैं। हमारे साथ युवाएं हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों में से कोई भी कुछ सवाल पूछना चाहता है, हाथ खड़ा कर सकता है, आपके सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। लेकिन अभिषेक जी, अगर आप जिस तरह से यहाँ पर आए, अब एक मैं आपके बारे में पढ़ रहा था जब आप पढ़ाई करते थे, चूँकि उस दौरान कभी आपको लगा नहीं कि पढ़ाई में कि यार मुझे लिटरेचर की तरफ जाना है, क्योंकि इंजीनियरिंग चुनना, उस दौरान ये सब करना, पिताजी की तरफ से कोई गाइडेंस इस तरह की कि भाई कैसा आपको क्या करना चाहिए, कितना सपोर्ट फैमिली का मिला आपको? देखिए, फैमिली का मेरे सपोर्ट था कि आप UPSC की तैयारी अगर करना चाहते हो तो आप करिए, और इसीलिए जब मैंने जॉब से रेजिग्नेशन दिया तो उस समय भी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। और जहाँ पर जिस लेवल पर मैं रिक्रूट हुआ था वहाँ पर रिक्रूटमेंट इज डिफिकल्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एज अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT कानपुर, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था, तो UPSC के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में मैथ्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं एज एन ऑप्शन, जिससे मुझे बाकी जो फील्ड्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के बिना पढ़े आप UPSC नहीं क्लियर कर सकते, तो उससे मुझे एक इंसाइट मिली बाकी सब्जेक्ट्स की, जैसा कि आपने कहा। तो दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू मेक उस समय, क्योंकि हमारे पास कोर्स मटेरियल अवेलेबल था, प्लस इट हेल्प अ लॉट इन द जनरल स्टडीज पेपर। प्रिपरेशन की आपने बात कर ली है कि प्रीलिम्स आपने मैथ्स क्लियर किया, सब्जेक्ट चेंज कर लिया, सिलेबस में कुछ चेंजेस हो गए। जैसे आपने कहा कि प्रीलिम्स में आपके पास मैथ था, अभी ये कर दिया गया है कि भाई आपको GS है, CSAT, आपको यही क्लियर करना है। तो इसमें कितना अंतर आप देखते हैं उस दौरान के सिलेबस में और अब के सिलेबस में? देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और इंफॉर्मेशन का एक्सेस स्टूडेंट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उसी प्रकार से क्वेश्चंस ज़्यादा एनालिटिकल आने लगे हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और जब सब्जेक्ट हुआ करता था तो उसमें स्टूडेंट्स के पास एक जो प्लस पॉइंट रहता था कि वो अपने सब्जेक्ट में अगर अच्छा करता है और GS उसका थोड़ा बहुत वीक भी है, तब भी वो मेन सब्जेक्ट के मार्क्स के दम पर कट ऑफ निकाल लेता था, प्रीलिम्स का कट ऑफ निकाल लेता था। लेकिन विद द कमिंग अप ऑफ CSAT, बीच में इसमें आपको ये भी मालूम होगा कि काफ़ी लोगों ने इस पर आपत्ति की थी, इसमें 2 अटेम्प्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो CSAT से क्या हुआ कि ऑल्दो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को थोड़ा सा एज हुआ, लेकिन आई कैन सी दी पेपर्स, और मैंने नॉर्मली पेपर्स हम लोग देख ही लेते हैं कि जब भी नए प्रीलिम्स आते हैं, तो मैंने ये देखा कि अब केवल मगिंग अप दी सिलेबस विल नॉट हेल्प। आपके अंदर थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो आज की डेट में रिक्वायर्ड है। समय के अनुसार ये बदलाव ज़रूरी था। यही वजह है कि अब CSAT को सिर्फ क्वालिफाई पेपर बना दिया गया है कि आपको उसको क्वालिफाई करना है, लेकिन GS में आपको मेरिट क्लियर करना है। आपको लगता है कि ये बेहतर रहा है? यस, देखिए, CSAT क्वालिफाइंग होना इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एज सिविल सर्वेंट्स हम लोग चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, IRS हो, वी डील विद लॉट ऑफ डेटा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स या नॉर्मल रीजनिंग, ये आनी आवश्यक है, बिकॉज विदाउट दैट आज की डेट में सारे सिस्टम्स कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें E-फाइलिंग में जा रही हैं। तो अगर आप बेसिक जानकारी रखेंगे तो आपको आगे सर्विसेज में प्रॉब्लम आएगी। और GS एज यू सेड कि मेन कट ऑफ वहीं से डिसाइड हो रहा है, तो अगेन मैं एम्फेसाइज करूँगा कि वो बहुत ही एनालिटिकल है। तो इसलिए इट हैज़ एज टाइम इज़ गोइंग ऑन, ये ऐसे ही पेपर इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग। UPSC जो सन 80 में होता था और जो हमने दिया और जो आगे 10 साल बाद होगा, आप देखेंगे हमेशा UPSC इवॉल्व करता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया UPSC। आपने चूँकि इंजीनियरिंग की, प्रीलिम्स का
समझ में मुझे आता है, चूँकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स से आपने अपना सब्जेक्ट ले लिया, वहाँ से आपको मदद मिल गई। लेकिन मेंस में जब आपने सब्जेक्ट चेंज किया, और मेंस में कहते हैं कि लिखना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, इतना सारा लिखना होता है, रिटन वर्क इतना ज़्यादा होता है, कितनी जल्दी आप प्रैक्टिस में आ गए इसमें? कैसे आपको लगा कि एक बार में इतना लिखना है? किस तरह से प्रैक्टिस की, कितना समय देते थे आप तैयारी को लेकर, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते थे? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। राइटिंग प्रैक्टिस मेक्स एवरी डिफरेंस इन द मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशंस में अगर आपके अंदर जो थॉट है वो आप पेन के माध्यम से पेन डाउन नहीं कर पा रहे हैं एग्जामिनर के पढ़ने के लिए, तो आपका सारा ज्ञान ज़ाया जाएगा। 3 घंटे होते हैं, अराउंड मोर देन 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो आपकी राइटिंग स्पीड, आपकी आर्टिकुलेशन की एबिलिटी और आपकी हैंड राइटिंग की लेजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो बैचमेट्स से जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनकी कुछ की राइटिंग बहुत अच्छी थी, उनकी बहुत अच्छे नंबर आए। सेम चीज़ जो दूसरे ने लिखी, राइटिंग अच्छी नहीं थी, उसके कम नंबर आए, क्योंकि सब मटेरियल सेम पढ़ते हैं। जिन्होंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया उनके ज़्यादा नंबर आए, जिन्होंने बिना डायग्राम के किया उनके कम नंबर आए। दैट क्वेश्चन, दैट आंसर शीट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड द एग्जामिनर। आप जितना अच्छा तरीके से कम्युनिकेट कर देंगे, एग्जामिनर उतना अच्छा आपको नंबर देगा। ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम 6 महीना चाहिए। आप 6 महीना जब आंसर राइटिंग करेंगे, आप मैप ड्राइंग करेंगे, आप फ्लोचार्ट ड्राइंग करेंगे, तब एक एक कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में बैठेगा और आपकी कलम में बैठेगा। तब जब वहाँ पर पहला सवाल आएगा 200 वर्डर 10 नंबर का, तब आप उसमें 150 वर्ड दोनों लिख पाएंगे, क्योंकि आपने 200 वर्डर में अगर आपने 3 मिनट सोचने में दे दिया और फिर आप लिखने में आपने लेट कर दिया, तो पीछे के तो 40वां सवाल है, तो आप 35 सवाल तक पहुँच पाएंगे, और आपके जहाँ 5 सवाल माइनस हुए, यू आर आउट ऑफ द रेस। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू मी इट विल मिनिमम टेक 6 months फॉर एनीबडी टू गेट टू द लेवल जिसमें आप यूपीएससी का मेंस का आंसर ऐसा लिखें कि आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले। आपने तैयारी दिल्ली से की। अमूमन लोग कहते हैं कि या तो प्रयागराज चले जाते हैं, इलाहाबाद जिसको पहले कहते थे, या फिर दिल्ली आते हैं तो मुखर्जी नगर का रास्ता जल्दी देखते हैं, वो स्टेशन से उतर कर वो मुखर्जी नगर की बस जल्दी पकड़ते हैं, लेकिन आप राजेंद्र नगर गए। देखिए, मुखर्जी नगर बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर जाते हैं। तो मुझे लगा क्योंकि मुझे इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देना है, तो मैं उसी जगह रहूं जहां पर मेरे मीडियम के छात्र ज़्यादा रहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जहां पर भी उस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके नर्व सेंटर पर रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल पाएगी कि कौन से नए नोट्स आ गए हैं, किस टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, किसका टेस्ट पेपर अच्छा है, पिछली बार जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, जो इस बार प्रिपरेशन दोबारा कर रहे हैं अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, वो कहाँ रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप सही जगह पर प्रिपरेशन करेंगे। तो इसीलिए मैंने अपने विवेक से यही सोचा कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम से मुझे पेपर देना है, तो मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर चुना। इंग्लिश मीडियम का जिक्र आपने कर दिया है। ये कहा जाता है कि इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है कि बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है वो इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है। चलिए वो मेंस भी क्लियर कर लेता है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर बड़ा इसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जब इंटरव्यू ले रहे होते कोशिश करते हैं वो कि इंग्लिश उसको अच्छे से समझ आनी चाहिए, अच्छे से वो जानता हो, और ख़ास तौर से चूँकि आपके पास एक प्लस पॉइंट था कि आप IITian थे, कोई IIM से जाता है, कोई IIT से जाता है, तो उसका एक इम्प्रेशन लेवल अलग होता है। अरे यार, जो IIT क्लियर कर गया है तो ये तो वाकई नो डाउट जीनियस है। तो एक जो भी हमारे एग्जामिनर होते हैं वहाँ पर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो आपको क्या लगा कि कभी यार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनमें कुछ इस तरह ऐसा होता है? नहीं, देखिए, ड्यूरिंग द मेंस एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक्स फॉरेन ऑथर्स की भी अवेलेबल रहती है जो हिंदी में नहीं रहती हैं, और वहाँ से बहुत सारे कोचिंग्स में नोट्स बनाए जाते हैं जो नॉर्मली हिंदी मीडियम में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम से भी जो बच्चे वहाँ क्लियर करके जाते हैं, इंटरव्यू के दौरान किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। आप जैसे मेरी भाषा है, मैं हिंदी में आपसे बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर आपसे भरवाया जाता है कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देना चाहते हैं। यू वांट टू गिव एन इंटरव्यू इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लेंगे, आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में लेंगे। और
वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान जो मैंने पाया कि वो आपसे आपके जो आप एक समरी शीट भरते हैं जिसमें आप अपनी सारी डिटेल भरते हैं, वो 1 पेजर की होती है, तो वो बोर्ड के पास होती है, वो उसी के अनुसार आपसे सवाल पूछेंगे। अगर मैं आईआईटी का हूं तो वो मुझसे उसी लेवल के टफ इंजीनियरिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का बंदा है या कोई सोशियोलॉजी का बंदा है तो वो उससे उसी हिसाब से सवाल पूछेंगे। वो कभी आपसे ऐसी कोई चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके प्रोफार्मे में है कि आप नहीं जान सकते। मान लीजिए आप कोई बच्चा है जो हिंदी पढ़ा हुआ है, वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में नहीं जानता, दे विल नॉट आस्क यू एस्ट्रोनॉमी, वो हिंदी के बारे में पूछेंगे। लेकिन जो पूछेंगे आपको ईमानदारी से बताना है। इफ़ यू ट्राई टू ब्लफ द बोर्ड दे विल ब्लफ यू। तो कभी ये काम नहीं करना चाहिए। और किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या उपेक्षा भाषा के लेवल पर यूपीएससी में नहीं होती है, ये मैं जानता हूँ। किसी बच्चे का कोई सवाल है यहाँ पर जो जानना चाहते हैं, उनको माइक दे दीजिए प्लीज़। आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपको मतलब ऐसा क्यों लगा कि हमको यूपीएससी ही क्रैक करना है? देखिए, ये बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस होती है व्यक्ति की, कि जैसा कि आपका सवाल ही है मुझे क्यों लगा, तो वो मेरे हो सकता है मेरा बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हूँ, या हो सकता है कि मैं यही सर्विसेज चाहता हूँ शुरुआत से। माई एजुकेशन डज नॉट कट, मेरी एजुकेशन मेरे ऑप्शंस को कर्टेल नहीं करनी चाहिए, मेरे ऑप्शंस को बढ़ाना चाहिए। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके लिए ऑप्शंस बढ़ गए, आप आईएएस भी बन सकते हो, आप आईएएस भी बन सकते हो, आप टेक्निकल एंट्री में आप एयरफोर्स में भी जा सकते हो, आप फौज में भी जा सकते हो, ठीक है, और आप कॉर्पोरेट में भी काम कर सकते हो, आप एमबीए भी कर सकते हो। तो मेरी एजुकेशन ने मेरी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई और बाद में मैंने उसको अपने स्वविवेक से इसको चूज़ किया और मुझे ये लगा कि इससे मैं समाज के बीच में एक अच्छा काम कर सकूंगा। These services are very prestigious to the government of India and any state government also. हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं at such young stages, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों लोग इन सर्विसेज में आना चाहते हैं। आज की डेट में मैं जितनी बड़ी पुलिस फोर्स को कमांड करता हूँ, इस कमांड को करने के लिए आपको बाकी किसी भी कॉर्पोरेट की नौकरी में सीईओ के लेवल पे जाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। ये एकमात्र ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जो आपको ना ही केवल अच्छा काम करने का मौका देती हैं, आपको सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा देती हैं और आपको नेशनल डिसीजन मेकिंग के पूरे एपरेटस का पार्ट बनाती हैं। यही नौकरियों में अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पिवटल पोजीशंस को मैन करने का आपको मौका देती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ के यूपीएससी किया। ये अभी आपको ये सब बातें इतनी नहीं समझ में आएंगी, जब थोड़ा सा और आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगी। चलिए, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, क्योंकि ये बच्चों के मन में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालों को। अभिषेक जी, जब रिजल्ट आया तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आपको ये था माइंड सेट, नहीं यार मुझे आईपीएस बनना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं यार मुझे तो आईएएस ही जाना है, मुझे तो कैसा आपको लगा, क्या आपको? देखिए, नॉर्मली जो ट्रेंड होता है यूपीएससी में, वो पहला ऑप्शन आईएएस भरा जाता है, दूसरा ऑप्शन आईपीएस भरते थे हमारे समय पर, और फिर क्योंकि मैं फॉरेन से ही वापस आया था तो मैं फॉरेन सर्विस में नहीं जाना चाह रहा था वापस, तो इससे मैंने फॉरेन सर्विस को नीचे भरा था। मेरे ही बैच में रैंक 3 था, उसने आईपीएस पहला भरा था। मेरे 3 बैचमेट्स उन्होंने पहला ऑप्शन आईपीएस भरा था। तो डिपेंड, आप जब यूपीएससी का फॉर्म भरिएगा उसमें एक लाइन लिखी रहती है कि द मैनर इन विच द सर्विसेज आर रिटन in no way indicate that one service is higher to another in hierarchy। ये बात स्पेशली मेंशन रहती है। तो आपको जो पसंद है वो कीजिए। आईएएस इसलिए ऊपर भरा जाता है बिकॉज वो आईसीएस से वो सर्विस आई है। सो वहां पर आपको बहुत सारे और फंक्शंस करने को मिलते हैं जो आईपीएस में नहीं मिलते हैं, जो सेक्रेटरीट लेवल के फंक्शंस होते हैं। लेकिन आईपीएस में बहुत सारे फंक्शंस वो करने को मिलते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं और जो इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं। आपने बहुत सारी एजेंसीज का नाम सुना होगा, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का आप नाम सुनते हैं, तो वहां पर भी हमारे जैसे लोग जाते हैं। ईडी का नाम सुनते हैं, वहां पर भी हमारे जैसे लोग जाते हैं। आजकल चर्चाओं में भी है ईडी, सीबीआई, ये सब इन्वेस्टिगेटिव एनआईए। जैसे मैं एसएसपी एटीएस रह चुका हूँ, तो मैंने एंटी टेरर पे बहुत काम किया है। तो अगर आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको काम किस प्रकार का करना है, आपको उसी प्रकार से अपनी चॉइसेस को भरना है।
तो जब रिजल्ट आया तो मुझे नहीं मालूम था कि कौन सी सर्विस मिलेगी, लेकिन आई वॉज मोर देन हैप्पी कि मैं पास हो गया हूँ तो मुझे कोई ना कोई सर्विस मिल जरूर जाएगी। बहुत अच्छा। तो इसमें क्योंकि आईपीएस आपने चूज़ किया, आईपीएस आपको मिल भी गया और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य का कैडर भी आपको मिला, ये बहुत खुशनसीबी रही है आपकी कि इतना अच्छा कैडर आपको मिला है। आईपीएस की ट्रेनिंग कहते हैं कि आईएएस से ज़्यादा टफ होती है, कुछ चैलेंजेस सामने आए ट्रेनिंग के दौरान? हाँ देखिए, ट्रेनिंग में जो मेरा मानना है कि सारी सर्विसेज में से सबसे रेजिमेंटेड और सबसे शानदार ट्रेनिंग होती है वो आईपीएस ऑफिसर्स की होती है, क्योंकि हमको केवल पढ़ाया नहीं जाता है, हमको बहुत कुछ सिखाया जाता है। और जो खासकर यंग लॉर्ड को सीखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमको हॉर्स राइडिंग सिखाई जाएगी, आपको वो कोर्सेज पास करने होते हैं, वरना आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको 50 मीटर आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं तो आपको वो कोर्स पास ही करना है, आपको 3 मीटर कूदाते हैं और फिर 50 मीटर तैरना होता है। फिर आपको फायरिंग सिखाई जाती है, तो फ्रॉम रॉकेट लॉन्चर टिल रिवॉल्वर जितने भी इन्फेंट्री के वेपन्स होते हैं वो सबकी फायरिंग सिखाई जाती है और सबके टेस्ट होते हैं, सबको पास करना होता है। हमें ड्राइविंग सिखाई जाती है, ड्राइविंग के अलग से टेस्ट होता है, उसको पास करना होता है। तो हमें बहुत सारी लाइफ स्किल सिखाई जाती हैं, प्लस हमारे यहाँ बहुत ही सख्त रेजिमेंटेशन होता है। रेजिमेंटेशन जैसे मिलिट्री में होता है, आप मेरी रैंक्स देखोगे तो मेरी रैंक जो है दिस इज इक्वल टू दी रैंक ऑफ द फुल कर्नल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। तो आई एम द कमांडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पुलिस पर्सनल हु इज डिप्लॉयड इन मुजफ्फरनगर, इसीलिए मेरे घर का नाम है कमांड हाउस, मैं कॉल साइन मेरा है कमांडर, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री रेजिमेंटेशन है पुलिस का, ये आपको और किसी सर्विस में नहीं मिलता है, और इसीलिए आप देखेंगे थोड़े से आईपीएस ऑफिसर ज़्यादा सख्त होते हैं, और जब बात बिगड़ जाती है तो फिर हम ही लोग बाद में उस मोर्चे को संभालने के लिए तो ट्रेन किए जाते हैं। जो मुस्कुराहट यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन जब आप काम करते हैं तो उस दौरान बहुत सख्त होते हैं आप भी। तो हम लोग को बहुत सारी और चीज़ें सिखाई जाती हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, जंगल वॉरफेयर सिखाया जाता है, एंटी नक्सल ऑपरेशन सिखाए जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे मतलब टफ ऑपरेशंस को हम लोग लीड करते हैं अपनी फोर्सेस को। तो ये जो ब्यूटी है आईपीएस की, वो आपको किसी और सिविल सर्विसेज में नहीं मिलेगी, बिकॉज आईपीएस इज नॉट जस्ट अ सिविल सर्विस, इट इज़ ऑल्सो अ पुलिस सर्विस। तो हमें पुलिस की सारी जितने भी हमारी जिसको कहते हैं हरकतें होती हैं वो हमें सिखाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान कोई चीज़ ऐसी थी आपको जो करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई हो? क्योंकि कई सारे हमारे जानकार लोग हैं, उनसे बात करते कह रहे हैं हॉर्स राइडिंग में बड़ी परेशानी हुई, किसी को स्विमिंग में पानी से बहुत डर लगता है कि आपको 18-20 फुट से जंप करा देते हैं, फिर आपको स्विमिंग करना होता है, तो इसमें भी मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको आई हो? देखिए, हॉर्स राइडिंग में तो नहीं, एक दो लोगों का हाथ टूट गया था हॉर्स राइडिंग में, तो इसलिए मैं बहुत सजग रहता था हॉर्स राइडिंग में किसी भी तरीके से, क्योंकि कुछ उसमें घोड़े होते हैं जो काफ़ी बदमुजन्ने जिसको कहा जाता है वो होते हैं, दे यूज टू राइड आउट ऑफ द स्कूल। लेकिन ड्यूरिंग दी ऑब्स्टिकल कोर्स, जिसको अगर किसी ने मूवी देखी प्रहार देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें वो कमांडो कोर्स बेलगाम का दिखाते हैं, तो वो कमांडो के लिए कोर्स है, लेकिन ऑफिसर्स के लिए कोर्स में भी ऐसे 18 ऑब्स्टिकल होते हैं। तो उसको करने में क्या कहते हैं, मैं थक जाता, तो मैं सोचता था कि भाई ये दोबारा ना कराए मेरा उस्ताद, वरना हाथ पैर ना टूट जाए मेरा। तो टफनेस रहती है, हमें 42 किलोमीटर की रन, 12 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री हमें पूरी करनी होती है, 25 किलोमीटर में शैडो एंड चेस होता है, तो काफ़ी टफ हार्ड ट्रेनिंग होती है। तब वहाँ से क्या कहते हैं हम लोग निकलते हैं, तब कमीशन हो गई एक आईपीएस अफसर। बहुत सारी बातें आपने बताई, आखिर में क्या वो 5 टिप्स देना चाहेंगे आप उन बच्चों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी या करना चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर एक बच्चा प्री प्लान अपना टाइम टेबल बनाकर चलता है, तो किस तरह का टाइम टेबल उसको तैयारी के लिए बनाना चाहिए, कितने घंटे की प्रिपरेशन उसको रखनी चाहिए अपनी? देखिए, आपने 5 टिप्स कहें तो ऐसा कोई 5 तो टिप्स नहीं मैं बता सकता, मैं बेसिक आपको ये बता सकता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कई लोग प्रीलिम्स को बहुत हल्के में लेके चलते हैं एंड देन दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई इट, और मेरे भी बहुत सारे बैचमेट्स नहीं क्वालिफाई कर पाए क्योंकि उनको लगा कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा। प्रीलिम्स ऐसे नहीं होता है, प्रीलिम्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें 10 लाख के आसपास कैंडिडेट्स बैठते हैं, वहाँ से आपको कट ऑफ तक पहुँचना, इट मीन्स कि आपको एवरी वर्ड शुड बी बाय हार्ट। जो भी बेसिक किताबें, आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए और उसकी एनालिटिकल डेफिनेशंस और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहला तो एक मेरा
ये है कि आप लोग प्रीलिम्स के लिए बहुत मेहनत करें, उसको हल्के में ना ले कोई भी, चाहे सेकंड अटेम्प्ट दे रहा हो, पहली बार वो इंटरव्यू तो पहुंच गया हो, कई लोग लटक जाते हैं। दूसरा, जब भी आप मेंस दें तो अपनी राइटिंग पर बहुत ज़बरदस्त ध्यान दें, और अगर आप बॉल पॉइंट पेन से लिखते हैं तो अच्छा पेन जरूर चूज करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कई लोगों के चॉइस ऑफ पेन्स होते हैं और ये फर्क डालेगा। अगर आप दूसरे के पेन से लिखने लगेंगे तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज़ लाइक जैसे कोई अच्छा क्रिकेटर जो बैट्समैन होगा वो दूसरे के बल्ले से नहीं खेल पाएगा, उसका स्ट्रोक अपने बल्ले का खुला होगा ना, स्वीट स्पॉट। तो वैसे ही पेन का भी होता है। तो पेन की जो बॉल होती है वो आपके हाथ के प्रेशर से वो उसी जगह टेढ़ी होती है, और अगर आप दूसरे का पेन इस्तेमाल करेंगे आपका हाथ दर्द करेगा, आप एग्जाम फिनिश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपनी पेन चूज कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका वो निकल जाता है और जब मेंस आता है, जब तक कि सामने किसी को फेस नहीं करते तो आपके फियर्स सामने नहीं आते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड के सामने जाते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी 2 मिनट में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 5 बहुत सीनियर लोग बैठे रहते हैं बोर्ड में, और वो आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप स्टटर करेंगे। आप कभी झूठ मत बोलिए इंटरव्यू में, आपको नहीं आता आप कह दीजिए सर मुझे नहीं आता, आपको जो सही लगता है आप वो कहिए, वो आपको गेज कर लेंगे। वहाँ पर नॉर्मली मैंने देखा है जो ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं दे नॉर्मली गेट वेरी लो मार्क्स इन इंटरव्यू। फिर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। दिस इज़ अ लॉन्ग रन प्रोसेस, ये मैराथन की रेस है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये हाई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आप रात भर पढ़ेंगे दूसरे दिन पेपर दे देंगे। ऐसा करेंगे आप नहीं इसमें सक्सेसफुल होंगे। ये मैराथन है, आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, इसलिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। लास्ट थिंग, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। कई सारे बच्चे बहुत दबाव में आ जाते हैं, उनको लगता है कि अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम नहीं होगा, दुनिया ऐसे चलती रहेगी, बहुत सारे और लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल टू हुम आई हैव टू रिपोर्ट, ठीक है, हु हैव मोर इन्फ्लुएंस देन मी ऑल्सो। तो जरूरी नहीं सबको यूपीएससी क्लियर करके आया है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। आपका काम है अपनी मेहनत करना, टारगेटेड अप्रोच रखना, ये देखना एग्जाम निकलता है नहीं निकलता है तो देयर इज लाइफ आउट ऑफ इट ऑल्सो, उस बात का बहुत ध्यान रखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए। तो आज देश के लाल में हमने बात की है मुजफ्फरनगर के आईपीएस ऑफिसर एसएसपी अभिषेक सिंह से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ रूबरू कराएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा क्यों लगा आपको कि ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस आ गया? विदेश देश नहीं हो सकता, और ना वहाँ पर हमारा परिवार है, ना ही हमारे वहाँ पर लोग। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी या करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन की आपने बात कर ली है कि प्रीलिम्स आपने मैथ्स क्लियर किया, सब्जेक्ट चेंज कर लिया। मैथ्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं एज एन ऑप्शन। मैंने प्रीलिम्स जो दिया था वो भी मैथमेटिक्स ही